हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शनल है ना, यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है, एक आपको पता है ना फ्रेंड्स। ऑप्शनल पेपर होता है, आपको पता है। ऑप्शनल पेपर में क्या है, हम लोग हिंदी का आज डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था आपको हिंदी मीडियम में एक हिंदी लिटरेचर और एक आपका हिस्ट्री, ये दो पेपर्स ही अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। उसी का रिजल्ट हो रहा है। आपका ऑप्शनल क्या है आप कमेंट करिए, उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम लोग पहले इसका डिटेल सिलेबस जो यूपीएससी में दे रखा गया है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, हिंदी में। आपको उससे पहले जो ये सिलेबस दिया है उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आइए समझिए ऑप्शनल में क्या होता है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऑप्शनल में क्या होता है कि दो दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। और ये 250 और 250 नंबर के होते हैं, दोनों मिला के कितना होता है ऑप्शनल, 500 नंबर का। तो ये बहुत ही आपका वेटेज है, समझ रहे फ्रेंड्स। अब समझिए पेपर वन में, पेपर वन और पेपर टू है ना। पेपर वन में क्या होता है, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन और प्रश्न संख्या चार पूछता है। और ऑप्शनल पेपर टू में क्या है, प्रश्न संख्या पाँच, छः, सात और आठ पूछता है। और इसमें प्रश्न संख्या एक और प्रश्न संख्या पाँच क्या होता है, प्रश्न संख्या एक और पाँच ये अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि ये आपका कंपलसरी होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप समझ गए फ्रेंड्स। तो आपको क्या होगा कि प्रश्न संख्या एक में जो है पेपर क्वेश्चन नंबर वन, और यहाँ पे पेपर टू में जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये तो आपको बनाने ही होंगे, ठीक है। ताकि ऐसा ना कि सिर्फ आप पेपर वन का तैयारी कर ले और पेपर टू छोड़ दें, ऐसे ऐसे को बचाने के लिए ये किया गया है। और पेपर वन फिर आप सब मिला के आप आठों क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्वेश्चन वन से चार और पाँच से आठ में, ये सब मिला के आठ में आपको पाँच बनाना होता है, ठीक है। जिसमें से आप दो बना चुके हैं और प्लस तीन को आपको कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप दो, तीन, चार या फिर छः, सात, आठ में से कोई भी आप दो या तीन ऐसे करके आप चुन सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तीनों आप यहाँ से भी बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का ऑप्शनल का ये क्या करेंगे हम लोग, ये समझेंगे सबसे पहले सिलेबस। डिटेल सिलेबस जो यूपीएससी ने दे रखा है वो बहुत इनफ सिलेबस है फ्रेंड्स, एकदम डिटेल वाइज दिया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। वहां से देखिए, समझिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू में चलेंगे। इसका पीवाईक्यू देखेंगे, बहुत पुराने से अभी तक पूरा पीवाईक्यू देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है पूरा एकदम। हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश भी करेंगे और उस एंगल से पढ़ेंगे। क्या आपको स्टोरीज पढ़ने में, स्टोरीज पढ़ने में क्या आपको दिक्कत होता है, कहानियां गद्य, वो सब आप कमेंट करिए। आप लोगों ने क्या क्या कहानियां पढ़ी हैं वो सब हम लोग बात करेंगे। और फिर कहानियों का एक पेपर टू का अलग तरीके से अध्याय करेंगे और पेपर वन का हम लोग थोड़ा अलग तरीके से अध्याय करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए सिलेबस को देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। सिलेबस को समझने वक्त आप कॉपी लेके बैठिए, थोड़ा पेशेंस अगर रखिएगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यूपीएससी लॉन्ग मैराथन है फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी ऑप्शनल में क्या कहा जाता है आपको पता है, कि आपको यूजी लेवल का आपका सारा पूछेगा और समथिंग आपको पीजी लेवल का भी पूछता है। तो आपको एक पेशेंस से समझना है सिलेबस को, ठीक है फ्रेंड्स। आइए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिए, आवाज जारी होगी। तो प्रश्न पत्र एक पेपर वन का हम लोग बात करेंगे। उत्तर हिंदी में लिखने होते हैं, ये चीज बता रहा है कि इसका आंसर आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। खंड क समझिए फ्रेंड्स, खंड क, पेपर एक का खंड क। हिंदी भाषा और, हिंदी भाषा आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ देखिए हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है ना, नागरी लिपि का इतिहास। इसका बुक्स मैं बताऊंगा कि क्या बुक्स आपको पढ़ने हैं, अभी आप वेट करिए, सिर्फ आप सिलेबस को समझिए, मैं सब कुछ धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। तो हिंदी भाषा और नागरी 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 लिपि का है ना, आपको जैसे ये रोमन होता है उसमें इस टाइप से यहाँ नागरी लिपि होता है, ठीक है। इन नागरी लिपि का क्या करना होगा, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, इतिहास पढ़ना है। इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, टू द पॉइंट समझिए। अपभ्रंश पढ़ेंगे, इससे पीवाईक्यू आता है फ्रेंड्स। अपभ्रंश पढ़ेंगे, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप पढ़ेंगे कि शुरुआती जो हिंदी थी उसके क्या स्वरूप थे, उसको पढ़ेंगे। अपभ्रंश को पढ़ेंगे, अवहट्ट को पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सिलेबस को आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। मध्यकाल में, यहाँ देखिए फ्रेंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बोल रहा है मध्यकाल में ब्रज, मध्यकाल में है ना, मेडिवल टाइम का बात चल रहा है। मध्यकाल में ब्रज अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास।
तो अवधि और इसका देखिए यहाँ फ्रेंड्स, ऐसे मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। मध्यकाल में क्या करना है, ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा में जो विकास हुआ, जैसे ब्रज भाषा में कई कहानियां कविताएं लिखी गई है ना, उपन्यास वगैरह लिखे गए, और ये अवधि भाषा में भी लिखी गई। आपको वो कविताएं आपको पढ़े हैं कि नहीं आप बताइए, आपको बहुत आनंद प्रिय चीजें लगेगी ये ब्रज और अवधि में। इसका टाइम पीरियड आपको समझना है और इसका साहित्य रूप में, भाषा के रूप में कैसे इस्तेमाल होने लगा, विकास हुआ, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सिद्धनाथ साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि के कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभ पढ़ेंगे। जैसे कि दक्खन दक्खन में क्या हुआ था कि वहाँ खड़ी बोली का प्रारंभ हो गया था। खड़ी बोली की रचनाएं आपको बताऊंगा कि कौन सी रचनाएं खड़ी बोली की, ये आप समझेंगे, बट खड़ी बोली की रचनाएं आपने सुने होंगे। तो ये है ना, सिद्धनाथ साहित्य आपको पढ़ना है, खुसरो पढ़ना है, संत साहित्य क्या होता है, रहीम क्या होता है, इसके आपको अलग से परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए कि किसे कहते हैं, और इसमें लिखी गई रचनाओं को भी हम पेपर 2 में भी पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, ये चीज मैंने बताया आपको कि 19 सेंचुरी के टाइम पीरियड में खड़ी बोली का कैसे विकास होने लगा। दक्कन से हटकर अब ये खड़ी बोली बहुत जगह आने लगी और नागरी लिपि का विकास होने लगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये नागरी भाषा और हिंदी, ये दो चीजों को बहुत ये लोग डिटेल एनालाइज करेंगे कि इसका क्या क्या मानकीकरण भी हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तब उस दौरान जो भाषा है देश का, वो हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में कैसे इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, ये चीज हम समझेंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी भाषा बोलती है, आप ये सब पढ़िएगा फ्रेंड्स, है ना, ये सब आप समझिएगा तो हिंदी का आपको रोल पता चलेगा फ्रेंड्स। और फिर 7वां पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास फिर हुआ, कि भारतीय संघ में भी राजभाषा हिंदी का विकास होने लगा फ्रेंड्स। और हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, है ना, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी इसको हम पढ़ेंगे। ये पूरा हिंदी भाषा और आपको नागरी लिपि के बारे में इसका इतिहास जो पुस्तक है उसको, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू पहले करेंगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी की प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे, उनकी परंपरा है ना, उसका परस्पर संबंध पढ़ेंगे कि वह बोलियां आपस में कैसे अंतर संबंध रखते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद नागरी लिपि, यहाँ देखिए नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि नागरी लिपि की प्रमुख, जैसे हिंदी की हमने पढ़ा ना उस तरह नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। उनके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो नागरी लिपि है उसके प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, उनके उसके जो सुधार के प्रयास किए गए वो पढ़ेंगे, और मानक हिंदी का स्वरूप पढ़ेंगे। मानक हिंदी की देखिए व्याकरणिक संरचना पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको ग्रामर पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है, मानक जो हिंदी है थोड़ा बेसिक ग्रामर अगर आपको पता नहीं है और आप एमए लेवल का एग्जाम का जो पेपर है वो आप दे रहे यूपीएससी में ऑप्शनल में, तो आपको ये फिर बेसिक चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो हिंदी ग्रामर को मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर समझिए तैयारी का तरीका। पेपर 1 और पेपर 2 बटा हुआ है, आपको क्या करूंगा मैं साथ साथ लेके चलूंगा, पीवाईक्यू चलूंगा, एनालाइज कराऊंगा कुछ कुछ चीजें। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अलग से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ कहानी और कविताओं के जो चीजें किताबें, आप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको वॉइस जा रही फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करिएगा तो फिर मैं उस चीजों को मैं क्या करूंगा, मैं उस सारी कहानी किताबों को उस एंगल से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन और अगर कहानी किताबें अगर आप पढ़ते हैं खुद से तो किताबों का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, और वो अभी भी नीचे आएगा वो पेपर 2 में। वो किताबों को आप खरीदिए, उन स्टोरी बुक्स को आप खुद से भी पढ़िए, तो एक आनंद भी आपको आता चलेगा, क्योंकि हिंदी जैसा सब्जेक्ट जो है इसमें जब तक आपका आनंद विषय नहीं आएगा, अंदर से एक ये चीज नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शनल को एकदम दोस्त की तरह मानिए, जब तक आप उसको ज्यादा डूबेंगे नहीं, उसको आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं देगा फ्रेंड्स। वो आप पढ़िए उसको, एक बार 2 बार पढ़िए, उससे 3 बार पढ़िए, उससे क्या होगा आपको, वो स्टोरी में आप खुद भी एनालाइज करेंगे चीजों को। उसके बाद में क्या करूंगा, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑप्शनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, कि इस साहित्य में इस क्वेश्चन को बनाइए और इस तरीके से इसको पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि नागरी लिपि और हिंदी का विकास है ना भाषा के रूप में, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य का इतिहास कैसे हो गया। ठीक है, ये खंड ख है फ्रेंड्स पेपर 1 का ही, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, है ना,
और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य में जो प्रासंगिकता है इसकी ये पढ़ेंगे कि इस कितना इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है फ्रेंड्स, और हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की जो परंपरा आई वो कैसे आई। आपको पता है फ्रेंड्स, जो प्रेमचंद टाइम में आप जाएंगे तो वो उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री को भी वो लिखता है फ्रेंड्स, और वहाँ के ग्रामीण दशा को दिखाते हैं, वो वास्तविकता से आपको दिखाते हैं, पहचान करवाते हैं आपको उस टाइम के। आप वहाँ जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कैसा आपका ग्रामीण परिवेश था उस टाइम, अगर वो साहित्य आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 खंडों की साहित्यिक प्रवृत्तियां बांटी गई हैं, 4 कालों में, ठीक है। 4 कालों में हिंदी इतिहास है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया गया है, 4 कालों में बांट दिया गया है साहित्यिक प्रवृत्तियों के रूप में। और उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहला है आदिकाल। पहला क्या है, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसको। पहले सिलेबस को समझिए, टॉपिक को लिखते चलिए पेज आउट, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पूरा एकदम कंठस्थ से ना होगा तब तक आपको दिक्कत आएगा। तो आदिकाल आपको पढ़ना है। आदिकाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिद्धक है ना, सिद्ध नाथ और रासो साहित्य है ना, सिद्ध नाथ और रासो साहित्य कहाँ पढ़ना है, आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। ये आप लिखिए, आदिकाल लिखिए 4 भागों में, और सिद्ध नाथ और रासो साहित्य हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल में, ठीक है। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और प्रमुख कवि क्या है, प्रमुख कवि इस टाइप का आदिकाल का प्रमुख कवि कौन है आपको पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको प्रमुख कवियों के नाम, यहाँ देखिए, चंदबर दाई है ना, चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति, ठीक है। तो विद्यापति को पढ़ना है, हेमचंद को पढ़ना है, खुसरो को पढ़ना है, और चंद्रबरदाई को पढ़ना है। इन सब प्रमुख कवियों की रचना को आप आदिकाल में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप क्या करिए, इन सब की रचनाओं को देखिए जाके नेट में कैसा है, आप कुछ करिए, तब तक मैं आगे डिटेल आपको बताता चलूंगा। आप सिर्फ सिलेबस को समझते चलिए। यहाँ देखिए, भक्ति काल में आपको क्या पढ़ना है, भक्ति काल दूसरा खंड बता गया भक्ति काल। भक्ति काल में बता गया संत काव्य धारा चला, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा है ना, संत काव्य धारा चला, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा चला, और राम भक्ति धारा चला। ये इन सब में जो संत काव्य धारा के प्रमुख देखिए कवियों को यहाँ बताया गया है, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। इनकी जो रचनाएं हैं ये इन सब धाराओं से, जैसे राम धारा, कृष्ण धारा है ना, बताइए कमेंट करिए कि कबीर किसकी धारा से थे, कृष्ण धारा थे या राम धारा थे, बताइए। फिर सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा से भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख कवियों का नाम यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यही 4 को पढ़ना है आपको। कबीर को पढ़ना है, जायसी को पढ़ना है, सूर और तुलसी को पढ़ना है। इनकी रचनाओं को मैं लाऊंगा, तब तक आप क्या करिएगा सो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। आप इसके टाइम पीरियड को लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके टाइम पीरियड को, कब जन्म हुआ, इस लेखक परिचय जो होता है किताबों में वो आप तैयार करके रखिए, कि कबीर के बारे में लिख के रखिए, जायसी के बारे में, सूर के बारे में, तुलसी के बारे में है ना, चंद्र दाई के बारे में, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति, और आगे के जितने भी कवि और लेखक हैं उन सब के आप जीवन परिचय लिख के रखिए, कि कैसा क्या है, उन्होंने किस काल में किस परिस्थिति में रचनाएं लिखी, प्रमुख रचना क्या थी, वो सब आप तैयार करिए खुद से, ठीक है। हालांकि आप वेट करिएगा, मैं खुद इसका सारा प्लेलिस्ट आपको ला दूंगा, बस आप वेट करिए, पेशेंस से मेरे साथ लगे रहिए बस। देखिए, तीसरा भाग बांटा रीति काल। रीति काव्य, इसमें क्या है, रीति काव्य, रीतिबद्ध धकाव्य, ठीक है, रीतिबद्ध धकाव्य, रीति मुक्ति काव्य है ना। इसके प्रमुख कवि कौन है, केशव है, बिहारी है, समझिए फ्रेंड्स, बिहारी इनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका है फ्रेंड्स, इसको पढ़ना है। पद्माकर है, धनानंद है, धनानंद आप पढ़ते हैं, पद्माकर पढ़ते हैं, बिहारी पढ़ते हैं, केशव पढ़ते हैं। ये कहाँ है, रीति काल के आपको कवि हैं ये प्रमुख कवि। आधुनिक काल, फिर चौथा भाग आधुनिक काल बांटा गया है ना, नव उजागरण है, देखिए नव जागरण, गद्य का विकास और भरत तेंदु मंडल। यहाँ पर ही गद्य का विकास हो गया फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे यहाँ काव्य का ही प्रचलन था, तो यहाँ गद्य का विकास हुआ है ना। और यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा यूरोपियन चीजों का हम लोग का संस्कृति में भाग आने लगा, मिक्स होने लगा उन चीजों को, तो उसको भी, उस शैली को भी हम लोगों ने लिखना शुरू किया। तो नव जागरण इसे कहते हैं, क्योंकि फिर से वापस से नव जागरण आया, और क्या हुआ कि गद्य का विकास हुआ, भरत तेंदु मंडल बना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रमुख लेखक कौन है इसमें, भरत तेंदु, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है, बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ना है, और भरत तेंदु को पढ़ना है। भरत तेंदु को तो आप सुन रखे होंगे फ्रेंड्स। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या हैं ये पढ़ना है फ्रेंड्स। अगला,
मुख्य प्रवृत्तियां आधुनिक हिंदी कविताओं की, जो आधुनिक हिंदी कविताएं हैं उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, इसके अंतर्गत कौन कौन कविताएं आते हैं? नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, ये सब हम लोग डिटेल से एनालाइज करते हुए पढ़ते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही मनोरंजन लगेगा जब आप पढ़ेंगे, आप उसको नाटक वगैरह वो आगे आएगा देखिएगा। प्रमुख कवि कौन है इस टाइम पीरियड का? देखिए आपको इसमें कौन है प्रमुख कवि, आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के नाम देखिए, इनके बारे में आप जरूर खोजने का ट्राई करिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठा, जिसका निराला यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, है ना, महादेवी वर्मा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, जिनका दिनकर भी बोला जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी नाम है, और जयशंकर को प्रसाद भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। सच्चिदानंद वात्सल्य, इसको अज्ञेय भी बोले जाते हैं, है ना, और फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, और एक नागार्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए, इन सब के बारे में आप डिटेल एनालाइज थोड़ा पता करिए कि नागार्जुन के बारे में थोड़ा लिख के रखिए, और बताइए कि अगर आपने पढ़ रखा है तो बताइए कि क्या प्रसाद की रचनाएं आपको समझ आती है, या निराला की रचनाएं आपको मनोरंजन देती है, या फिर रामधारी दिनकर जी की कहानियां कैसी लगती है आपको, प्रमुख जो कविताएं वो कैसे लगते हैं, नागार्जुन कैसे लगते हैं आपको, ये सब आप बताइए, कमेंट करिए, और इन सब के बारे में थोड़ा सा आप खुद से प्रयास करिए खोजने का, और वेट करिए, मैं सब ला दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, कथा साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ गया देखिए कविताओं का यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे क्या कथा साहित्य का आरंभ हुआ है। कथा साहित्य में क्या पढ़ना है? उपन्यास और यथार्थवाद, है ना, उपन्यास को पढ़ना है कि उस वक्त के उपन्यास कैसे आ रहे थे, और यथार्थवाद पढ़ना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सत्य की जो दृष्टि से देखा जाए वो देखिए, हिंदी उपन्यासों का उद्भव कैसे हुआ और विकास क्या हुआ, हिंदी उपन्यास कैसे सामने उभर कर आने लगे ये नए काल में। ठीक है, प्रमुख उपन्यासकार को पढ़ना है, जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी। आपको प्रेमचंद की रचनाएं आपको क्या समझ आती है कि नहीं है, बताइए, कमेंट करिए। जैनेन्द्र आपने पढ़ा है, यशपाल को पढ़ा है, रेणु और भीष्म साहनी, आपको बहुत डिटेल से सभी चीजों को पढ़ना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उपन्यास के बारे में पढ़ा, और फिर क्या किया हम लोगों ने फिर हिंदी कहानियों के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा। छोटी छोटी कहानियां और बहुत ही मार्मिक प्रसंग और बहुत सारा ज्ञान आपको दे देगा, और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा रियल लाइफ में आपको। और प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इनको प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां पढ़िए फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सच्चिदानंद वात्सल्य पढ़िए, अज्ञेय, है ना, अज्ञेय किनका नाम था आप बताइए, कमेंट करिए। अज्ञेय को पढ़िए, मोहन राकेश, इनके नाटक है फ्रेंड्स, मोहन राकेश के नाटक, आषाढ़ का एक दिन, और बहुत सारे नाटक है, तो उन सब में से क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा, यहाँ देखिए। और कृष्णा सोबती को आपको पढ़ना है, कृष्णा सोबती को, ये प्रमुख कहानीकार है, इनकी कहानियों को पढ़ना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी कहानियों को पढ़ना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्सल्य, जिनका अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्ण सोबती, ये पढ़ना है आपको। कहानियां हो गया फ्रेंड्स, और फिर नाटक और रंगमंच पढ़ना है, नाटक और रंगमंच, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास आपको समझाना है कि कैसे हिंदी और नाटक का उद्भव और विकास हुआ। प्रमुख नाटककार को पढ़ना है आपको, प्रमुख नाटककार कौन कौन से नाटककार को पढ़ना है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर पढ़ना है भरत तेंदु के नाटकों को पढ़ना है, भरत तेंदु, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ना है, जगदीश चंद्र माथुर को पढ़ना है आपको, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश को पढ़ना है, इन सब के नाटकों को पढ़ना है। तो कितनी शैली हो गई फ्रेंड्स, कहानी हो गई, काव्य हो गए, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब पढ़े। उसके बाद हिंदी रंगमंच का विकास बताइए कि हिंदी रंगमंच का विकास किन किन कारणों से और कैसे हुआ। फिर आपको आलोचना पढ़नी है फ्रेंड्स, आलोचना जब होती है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि आलोचना, आप भी जानते होंगे, आलोचना अगर सरल भाषा में समझा जाए तो एक व्यक्ति जो दूसरे की बुराइयां या निंदा करता है बहुत ही सही तरीके से, उसे आलोचना कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी में आलोचना का उद्भव और विकास हुआ। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आलोचना के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रमुख आलोचक कौन है यहाँ देखिए, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा लिखते चलिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ये सब क्या है, आलोचना आलोचक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर राम विलास शर्मा और नागेंद्र। नागेंद्र के आलोचना आलोचना पढ़ेंगे हम लोग, कैसे आलोचना की है। हिंदी गद्य और अन्य विधाएं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी तक हमने पढ़ा आलोचना पढ़ा है ना फ्रेंड्स, क्या क्या पढ़ा, प्रमुख आलोचना पढ़ा हमने, नाटक पढ़ा है ना, उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ा, काव्य पढ़ा, काव्य में नई नई जो गीत पद्धति है, नए विकास, पुराने जो है वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, हिंदी की गद्य की अन्य विधाएं, जैसे ललित निबंध है, निबंध पढ़ेंगे। ये आपको निबंध में भी, लेखन में आपको एक प्रैक्टिस का हेल्प कर देगा फ्रेंड्स, ऑप्शनल बोलते हैं ना हेल्प करता है उधर, तो ये निबंध में आपको हेल्प करेगा। रेखा चित्र पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, हिस्ट्री निर्माण में भी इन चीजों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि हर एक कहानी जो है वो उस टाइम पीरियड के इतिहास को भी बताता है फ्रेंड्स। तो ललित निबंध पढ़ेंगे, रेखा चित्र पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे और यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका प्रश्न पत्र एक फ्रेंड्स। क्या था, प्रश्न पत्र एक। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र दो को चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न पत्र दो में क्या पढ़ेंगे।